हमने फिजिकल प्रॉपर्टी कवर अप कर ली ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। अब हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स कि ग्रुप 16 एलिमेंट कौन कौन से रिएक्शन शो कराते हैं, क्या क्या उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं विच इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके ऑक्सीडेशन स्टेट से ही रिलेटेड देखें तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 16th ग्रुप एलिमेंट की, NS2Mp4 यही होती है। तो कुल मिला के हम ये बोल दें कि जो ग्रुप 16 एलिमेंट होते हैं उनकी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं एंड उनको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहली टेंडेंसी तो क्या रहेगी कि ये 6 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं इनकी वैलेंस शेल में, सो दैट इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट दे विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। अब देखो अगर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी शो कराएंगे, -2। तो पहली बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट -2 एग्जिबिट बिकॉज ऑफ गेनिंग कैपेसिटी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के चलते वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कराते हैं। ठीक है, दूसरी बात हम क्या बोल रहे हैं कि देखो पॉसिबिलिटी तो दोनों ही तरह की हो सकती है, इधर वो -2 शो कराए 6 मतलब 2 को गेन कराए, ये भी तो हो सकता है कि वो 6 को लूज करा दे, कि अपना ऑक्टेट पूरा अपने को स्टेबिलिटी देने के चक्कर में वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा सकते हैं, लूज भी करा सकते हैं। तो अगर वो 6 इलेक्ट्रॉन को लूज कराते हैं तो उस केस में वो क्या शो कराएंगे, +6 एग्जिबिट बिकॉज ऑफ लूजिंग कैपेसिटी ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। में ये सिंपल सा लिख रही हूँ एग्जिबिट बिकॉज ऑफ गेनिंग कैपेसिटी, तो आप ये देख लेना अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना इनको। वो कैसे करते हैं वो मैंने बता दी कि ऑक्टेट पूरा करने के चलते वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कराएंगे क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, 6 को लूज कराएंगे तो क्या शो करते हैं, +6 शो करते हैं। ठीक है, अब देखो एक केस और भी आता है, एक केस और भी एग्जिस्ट करेगा एंड दैट इज कि वो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +4 भी शो कराते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कराते हैं। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि जैसे कॉन्फ़िगरेशन थी अपनी ये आउटर मोस्ट शेल की NS2Np4, तो अब होता क्या है कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट इज दैट इफेक्ट ड्यू टू विच इनर इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब इनर इलेक्ट्रॉन अपने क्या है इधर NS2 एंड NP, सॉरी इनर इलेक्ट्रॉन क्या आ गए इधर NS2, तो जो NS2 इलेक्ट्रॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, बच गए क्या NP4। तो या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कराए या 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कराए। तो हम ये बोल सकते हैं ये इफेक्ट तो हो गया इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट वो शो कराते हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से वो क्या शो कराएंगे, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो कराते हैं। अब देखो आगे हम कैसे बताएंगे कि ऐसा तो है नहीं, वर्सेटाइल तो होती है, वर्सेटाइलिटी तो एग्जिस्ट करेगी इनमें कि -2 भी शो कराते हैं, +6 भी शो कराते हैं, सम शोज +4 एज वेल। बट ये वर्सेटिलिटी में भी कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ ट्रेंड्स एग्जिस्ट करते हैं। वो ट्रेंड्स कैसे एग्जिस्ट करेंगे वो देखो एक बार। देखो डाउन द ग्रुप अगर हम बात करें इसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड इनकी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा, कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है। अब देखो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप, ये हमने फिजिकल प्रॉपर्टी में भी देखा था, तो देखो -2 की स्टेबिलिटी तो होगी नहीं,
ये -2 की स्टेबिलिटी तो एग्जिस्ट करेगी नहीं। स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होने की वजह से, डाउन द ग्रुप कम होने की वजह से ये -2 की स्टेबिलिटी को भी क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। एज सिंपल एज दैट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से देखो, ये तो भैया इसको बढ़ाएगा, +4 की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। तो हम ये बोल दें कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से किसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, +4 की स्टेबिलिटी बढ़ती है। और ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की ही वजह से +6 की स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है। स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड stability of +4 oxidation state increases due to inert pair effect। inert pair effect की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से -2 है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +6 गया, और इनर्ट पेयर +6 दिखाने के साथ साथ, बढ़ाने के साथ साथ उसकी स्टेबिलिटी +6 की स्टेबिलिटी डिक्रीज करने के साथ साथ +4 की स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं दैट मेजरली +4 एंड +6 जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो शो कराई जा सकती है। तो ये भी लिख दें यहाँ पे दैट +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर प्राइमरीली कोवेलेंट। ठीक है, ये प्राइमरीली कोवैलेंसी शो कराती है। ये तो हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट की बात। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देखो, क्योंकि बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में बताया मैंने, बिल्कुल जिससे आप रिलेट कर पाओ। कोई ऐसा एक्स्ट्रा कुछ लगा नहीं, बस एक इनर्ट पेयर इफेक्ट वाली टर्म तो जरूर आई है जो थोड़ी सी अनयूजुअल है, आपने नहीं पढ़ी। बाकी सब यूजुअल है, आप इससे इजीली रिलेट कर सकते हो कि अच्छा -2 कैसे, +6 कैसे एंड +4 कैसे। ठीक है, अब देखो हम एक बार ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग एलिमेंट जो है, जो सबसे पहला एलिमेंट है ग्रुप 16 का, वो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। अब देखो जैसे किसी घर में अगर बच्चे हों तो जो पहला बच्चा होता है वो काफी उसकी सब बातें मानी जाती है, सब उसकी जिद पूरी करी जाती है, काफी जिद्दी और काफी अलग बिहेवियर वाला होता है ना। ऐसे ही इन एलिमेंट्स के केस में होता है कि इस ग्रुप का सबसे फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन। तो ये भी अपने आप में काफी एक्सेप्शनल या एनोमलस बिहेवियर शो कराता है, जस्ट लाइक द फर्स्ट किड ऑफ द फैमिली। ठीक है, तो ऐसे ही अब ऑक्सीजन के एनोमलस की बात कर लेते हैं, एनोमलस बिहेवियर की, कि कैसे शो कराएगा। देखो दो कंपाउंड्स पढ़ेंगे हम अभी आगे। द फर्स्ट इज H2O एंड H2S पढ़ेंगे, तो सारे ही ये H2S H2O सभी पढ़ेंगे, बट पहले इन दो दो की बात कर लेते हैं। बाकियों के साथ भी ऐसे ही शो कराएगा जैसे सल्फर के साथ करा रहा है ऑक्सीजन। तो हम H2O और H2S देखते हैं, तो वाटर में एग्जिस्ट करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर में क्या एग्जिस्ट करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे नहीं करती। ठीक है, H2S में हाइड्रोजन सल्फाइड में एग्जिस्ट नहीं करती। ये किसकी वजह से होता है कि ऑक्सीजन जब सबसे प्राइमरी मेंबर है, सबसे पहला मेंबर है, तो वो स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी शो कराता है। ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे स्टार्टिंग में एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स इसका साइज क्या होगा, सबसे छोटा, क्योंकि हम तो बढ़ते आ रहे हैं, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा। अब अगर इसका साइज सबसे छोटा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। और यही दो कंडीशन होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करने के लिए, कि उनमें से एक एलिमेंट का साइज छोटा होना चाहिए, एक का बड़ा होना चाहिए, एज वेल एज एक की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज कौन फुलफिल करा रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के केस में। H2S ऐसा नहीं कराता क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज भी बढ़ता जाता है। अच्छा, एक इसका एक्सेप्शनल बिहेवियर क्या होता है कि ऑक्सीजन में d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल।
डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं रहता ऑक्सीजन में। अब ये डी ऑर्बिटल की एब्सेंसी क्या इफेक्ट शो कराएगी, ये इसकी कोवैलेंसी को लिमिट कर देती है, इसकी कोवैलेंसी को सीमित कर देती है, ठीक है, ऑक्सीजन की कोवैलेंसी को। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल लिमिट्स कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कोवैलेंसी को क्या कर देती है, लिमिट कर देती है। ये होती है ऑक्सीडेशन स्टेट जो ये होती है ऑक्सीडेशन स्टेट जो 16th ग्रुप के एलिमेंट शो कराते हैं। और हमने देखी इनके ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीजन का एनोमलस बिहेवियर। अब मूव करते हैं टुवर्ड सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी होती है रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन कि 16 एलिमेंट्स जो 16th ग्रुप एलिमेंट होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ कैसी रिएक्टिविटी शो कराते हैं। तो देखो हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्ट कर रहे हैं देन डेफिनेटली दे विल फॉर्म हाइड्राइड्स, ठीक है। वो क्या फॉर्म कराएंगे, हाइड्राइड्स फॉर्म कराते हैं। और हाइड्राइड्स जो फॉर्म कराएंगे वो H2E की फॉर्मेशन में फॉर्म कराते हैं। क्या जनरल डिनोशन रहेगी उनकी, H2E। E एलिमेंट का शो करा दिया हमने कि अलग अलग एलिमेंट जैसे O है, S है, Se है, Te है, वो डिफर करते रहेंगे इनमें। जैसे अगर देखे बात करें यहाँ पे तो क्या रहेंगे, H2O, H2S, H2Se, H2Te एंड H2PO, ठीक है। ये हाइड्राइड्स शो कराते हैं, फॉर्म करते हैं ग्रुप 16th एलिमेंट, जिसमें हमने H2O एंड H2S का देखा था अभी कि H2O हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कराता है, H2S नहीं कराता। किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का साइज एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफर करते हैं सल्फर से। साइज कम होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक्सेप्शनली हाई होती है, ठीक है। दूसरे इनकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करें तो इनकी प्रॉपर्टी एक और भी होती है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो होती है एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर उनकी एसिडिटी, ठीक है, एसिडिटी। और एसिडिटी का बिहेवियर कैसा रहेगा कि जैसे जैसे तुम डाउन द ग्रुप मूव करोगे एसिडिटी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। एसिडिटी ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप due to stabilization of their conjugate base। उनके कॉन्जुगेट बेस में स्टेबलाइजेशन की वजह से, देखो ये एनसीईआरटी बोलती है कि ये स्टेबलाइजेशन जो होती है उनके कॉन्जुगेट बेस की वो इंक्रीज होती चली जाती है। अब अपन थोड़ा सा सिंपल उसमें पढ़ते हैं। देखो एसिडिटी की अगर बात करें तो एसिडिटी होती क्या है, या फिर एसिड्स की अगर बात करें तो एसिड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो H+ आयन को डोनेट कर सके, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या होती है, एसिडिटी होती है। वो प्रॉपर्टी जिसमें कोई भी कंपाउंड H+ आयन को डोनेट करने की कैपेबिलिटी शो कराता हो उसको बोलते हैं एसिडिटी। अब देखो होता क्या है, अच्छे एसिड्स भी किनको बोलते हैं, जो अच्छे एसिड की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, जो अच्छे से जल्दी से फटाफट H+ आयन रिलीज करते वो अच्छे एसिड्स माने जाते हैं, गुड एसिड्स माने जाते हैं। अब अगर हम बात करें H2O या फिर H2S जैसे जो जो एलिमेंट कंपाउंड है इनके उनके हाइड्राइड्स की बात करें तो जो जितनी जल्दी H+ आयन डोनेट कराएगा वो उतनी ही ज्यादा एसिडिटी शो कराता है, नहीं, ठीक है। ये बात चलो एसिडिटी डेफिनेशन, एसिड से एसिडिटी हो गई आपको क्लियर। अब होता क्या है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं ना, इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जैसे ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, जितनी जल्दी ये बॉन्ड टूटेगा उतनी ही जल्दी ये H+ जाएगा। या फिर ये बोल दे जितनी जल्दी ये बॉन्ड टूटेगा उतनी ही जल्दी ये H+ जाएगा। तो कुल मिला के इंपॉर्टेंस ही किसकी हो गई, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की, कि जो एनर्जी इनके बॉन्ड डिसोसिएशन में काम आ रही है। अगर जो ये एनर्जी बढ़ी
तो एसिडिटी हो जाएगी कम, क्योंकि आसानी से H प्लस को नहीं निकलने देगा। अब इस गलत फहमी में कतई नहीं रहना, ये बिल्कुल नहीं निकलने देगा H प्लस को आसानी से। और अगर इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाए, तो जैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी तो वो क्या करेंगे, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एनर्जी देने पे फटाफट H प्लस को क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। जितनी जल्दी H प्लस को रिलीज कर रहे हैं दैट मीन्स उनकी एसिडिटी उतनी ही क्या है, ज्यादा है। तो मैं ये बोल दूं दैट ड्यू टू as we move down the group, as we move down the group, bond dissociation enthalpy decreases of hydrides। हाइड्राइड्स के केस में जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जैसे ही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज हुई, उधर से फटाफट H प्लस आयन निकला, और जहां H प्लस आयन फटाफट निकला वहां उनकी एसिडिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो हम ये बोल सकते हैं दैट डाउन द ग्रुप एसिडिक नेचर होगा इंक्रीज। तो या तो तुम ये बोल दो दैट ड्यू टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ देयर कॉन्जुगेट बेस, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि जो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होंगे उनकी डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जा रही है। और दूसरा अपन सिंपल सा जो मेथड होता है, जिसे अगर सिंपली जिसको रिलेट करके देखें केमिस्ट्री से, तो वो है ये कि उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती जाती है, जिससे आसानी से हाइड्रोजन निकल जाता है। जितनी आसानी से हाइड्रोजन निकला उतनी ही ज्यादा एसिडिटी शो कराएगा। और वैसे भी इनके हाइड्राइड्स की जैसे अपन डाउन द ग्रुप बात कर रहे हैं ना, तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी नहीं होती, थर्मल स्टेबिलिटी इनकी कम होती है, डिक्रीज होती चली जाती है। तो इसकी वजह से ये बॉन्ड टूट जाता है, ये थर्मल स्टेबिलिटी की वजह से भी होता है। ऑल्सो ड्यू टू थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी की वजह से भी ऐसा कुछ कार्य हो जाता है। तो ये हो गई एसिडिटी ऑफ हाइड्राइड्स। हमने हाइड्राइड्स देख लिए कैसे फॉर्म होंगे और क्या उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं वो होती है रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जो 16th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनकी रिएक्टिविटी। तो देखो अगर ऑक्सीजन के साथ अगर हम बात करें कंपाउंड्स फॉर्म होने की, तो वो क्या फॉर्म करेंगे, ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। देखो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किए तो हाइड्राइड्स फॉर्म किए, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट अगर करेंगे तो क्या फॉर्म करते हैं, ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। तो ये फॉर्म करेंगे ऑक्साइड्स, और उन ऑक्साइड्स का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, ये ऑक्साइड जो फॉर्म होते हैं वो होते हैं जनरली EO2 या फिर EO3 कॉम्पोजिशन के। ये दोनों में से कोई भी फॉर्म हो सकता है। ठीक है, या तो EO2 ई एलिमेंट ही जो इधर पढ़ रहे थे ना, वही ई एलिमेंट, या तो ऑक्सीजन या सल्फर या सेलेनियम या टेल्यूरियम या फिर पोलोनियम। अब देखो सबके ऑक्साइड्स की बात कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेल्यूरियम एंड फिर क्या आ जाता है, पोलोनियम आ जाता है। अब अगर ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स की बात करें तो हम ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स में सिर्फ यही एक पढ़ते हैं, O3 पढ़ते हैं, जिसको ओजोन बोलते हैं, जिससे ओजोन लेयर की फॉर्मेशन होती है, यही ऑक्साइड पढ़ते हैं हम। ठीक है, या फिर ये बोल सकते हैं जनरली तो ये होता है ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म नहीं करता, और ये भी होता है कि O3 भी एग्जिस्ट करती है, तो O2 की फॉर्म में बोल दो या फिर ये O3 लिख दो, ये ऑक्साइड ये फॉर्म करेगा। सल्फर की अगर बात करें तो सल्फर फॉर्म करता है दो, SO2 एंड SO3। अच्छा, SO4 भी एग्जिस्ट करेगा क्या, अगर यहाँ दिमाग में ये आए SO4 भी एग्जिस्ट करेगा क्या, तो नहीं करेगा। SO4 एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी कई बार ये होता है कि H2SO4 तो करता है, ये एग्जिस्ट करता है, SO4 क्यों नहीं करता। तो देखो इसका सिंपल सा रीजन होता है, अगर हम यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहाँ क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, +8, और अगर यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इधर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, +6। अब ऑक्सीजन सल्फर की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट तो होती है ऑब्जर्वेबल, ये स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट तो एग्जिस्ट करेगी, बट +8 ऑक्सीडेशन स्टेट कभी एग्जिस्ट नहीं करती। तो यही रीजन होता है कि ये SO2 SO3 तो फॉर्म करता है, H2SO4 भी करेगा, बट SO4 कंपाउंड फॉर्म नहीं होता।
ठीक है। अब सिलेनियम की और इनकी बात करें तो सिलेनियम फॉर्म करता है सिलेनियम ऑक्साइड, ये करेगा टेल्यूरियम ऑक्साइड। पोलोमियम नहीं करता, ठीक है, पोलोमियम हाइड्राइड फॉर्म करेगा, ऑक्साइड फॉर्म नहीं करता, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव कंपाउंड होता है। इधर भी अगर बात करें ना तो ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव, इधर भी रेडियो एक्टिविटी शो कराएगा ये। तो ये पोलोनियम करता नहीं है, बाकी जो बच गए वो इस फॉर्म में ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे। अब अगर इनके डाउन द ग्रुप प्रॉपर्टी की बात करें तो इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो जाती है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज, डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है इनकी। ऑल्दो हम क्या भी बोलते हैं कई बार कि जैसे ये जितने भी ऑक्साइड फॉर्म हुए ना, ये सभी ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। ऑल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। डाउन द ग्रुप ऑक्साइड्स के ऑक्सीडाइजिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी, ऑल्सो ये क्या होंगे, सभी नेचर में एसिडिक होते हैं। अब देखो इसी से एक एक्सेप्शन और आ गया यहाँ पे कि जो SO2 होता है, ठीक है, बाकी सभी तो ऑक्सीडाइजिंग होंगे, बट SO2 जो होता है ये SO2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। SO2 क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट इन रादर देन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो कराता है। बाकी बच गए ये। तो अगर इनकी फिजिकल स्टेट की बात करें कि ऑक्साइड्स की फिजिकल स्टेट, तो ओजोन क्या होती है, गैस होती है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस होती है। बट सिलेनियम ऑक्साइड और ये क्या होंगे, सॉलिड्स होंगे। ये बाकी गैसेस फॉर्म में और ये सब किसमें होंगे, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये हो गई अपनी सेकेंड एंड थर्ड प्रॉपर्टी। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ 16th ग्रुप एलिमेंट, दैट इज रिएक्शन विद हैलाइड्स, हैलोजेंस। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी, रिएक्टिविटी विद हैलोजेंस। ठीक है, देखो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा था तो फॉर्म कर रहे थे हाइड्राइड, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो फॉर्म कर रहे थे ऑक्साइड। अब हेलोजेंस के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, हैलाइड्स। ठीक है, बहुत कॉमन सी चीज है कि जब ये ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड, तो हेलोजन के साथ हैलाइड क्यों नहीं बनाएंगे, क्या फॉर्म करते हैं, हैलाइड फॉर्म करते हैं। और जो हैलाइड फॉर्म होते हैं उन हैलाइड्स की जनरल कॉम्पोजिशन क्या होती है कि वो या तो एग्जिस्ट करेंगे EX2 या करेंगे EX4 या फिर करेंगे EX6। ये तीन तरह के हैलाइड्स एग्जिस्ट करते हैं, या तो EX2, EX4 या फिर EX6। E यहाँ पे एलिमेंट है, X यहाँ पे हेलोजन होता है, जो करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। E क्या होते हैं, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, जो होते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। ये एग्जिस्ट करेंगे। अब देखो जो ये हैलाइड्स जो फॉर्म होंगे ना, EX2, EX4, EX6, इन सब हैलाइड में भी जो EX6 होता है इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। दिस इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, ये हैलाइड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। जो हेक्सा हैलाइड्स होंगे उनकी स्टेबिलिटी टेट्रा हैलाइड और डाई हैलाइड के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और हेक्सा हैलाइड में भी हेक्सा फ्लोराइड्स आर मोस्ट स्टेबल। ठीक है, हेक्सा फ्लोराइड्स क्या होते हैं, मोस्ट स्टेबल होते हैं, क्योंकि फ्लोरीन का साइज कम होता है। अब उसके कम साइज होने की वजह से जो हेक्सा फ्लोराइड्स फॉर्म होते हैं उनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। जैसे अगर हेक्सा फ्लोराइड की बात करें हम तो ये बोल दें कि SF6 जो होता है इसकी स्टेबिलिटी एक्सेप्शनली हाई होती है। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, एक्सेप्शनली हाई होती है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर रहता है ना, उसमें उस स्ट्रक्चर के जो अरेंजमेंट होता है उसकी जो ज्योमेट्री एग्जिस्ट करती है, उस ज्योमेट्री में स्टेरिक रीजन जो होते हैं, जो स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, उसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी एक्सट्रीमली ज्यादा होती है, एक्सट्रीमली हाई होती है, एक्सेप्शनली हाई। क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस।
स्टेरिक फैक्टर्स की वजह से। हिंड्रेंस में ऐसा कोई खास स्पेसिफिक नहीं, हम स्टेरिक फैक्टर्स बोल सकते हैं कि स्टेरिक जो इसकी ज्योमेट्री होती है उसमें स्टेरिक रीजंस होते हैं, स्टेरिक फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से SF6 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ये तो बन गए किस किस तरह के हैलाइड वो फॉर्म करेंगे। हेक्साफ्लोराइड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब देखो अगर हैलाइड्स की, हेलोजन्स की स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ हेलोजन्स कि हेलोजन्स की स्टेबिलिटी क्या होगी। इधर तो हमने देख लिया कि EX6 की हेक्साफ्लोराइड जो हेक्सा हैलाइड्स जो होते हैं उनकी डाई हैलाइड्स और टेट्रा हैलाइड्स के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। एंड हेक्सा हैलाइड्स में भी हेक्साफ्लोराइड आर द मोस्ट स्टेबल हैलाइड। एंड हेक्साफ्लोराइड में भी स्पेशली सल्फर जो हेक्साफ्लोराइड होता है, SF6 जो होता है, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि स्टेरिक रीजंस एग्जिस्ट करते हैं, स्टेरिक फैक्टर्स होते हैं, उनकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। अब देखो अगर ओवरऑल हम अगर हेलोजन्स की बात करें कि ओवरऑल अगर हेलोजन्स की स्टेबिलिटी देखें कि क्या उनकी स्टेबिलिटी रहेगी, तो कैसे स्टेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। सबसे पहले अगर स्टेबिलिटी जो उनकी एग्जिस्ट करेगी वो सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन की, फिर होती है क्लोरीन की, फिर होती है ब्रोमीन की, एंड फिर होती है आयोडीन की। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, जैसा उनका साइज का, जैसे रेस्पेक्टिव ऑर्डर बोलते हैं ना कि फ्लोरीन का साइज सबसे कम, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का और फिर आयोडीन का, ऐसे ऐसे इनकी स्टेबिलिटी करती है एग्जिस्ट। ये सब क्या रहेंगे, रीजन रहेंगे। यहाँ कंप्लीट हो गई अपनी 16th ग्रुप की फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज एंड 16th ग्रुप की कंप्लीट केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर जो 16th ग्रुप के एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं। जैसे ऑक्सीजन कुछ एलिमेंट फॉर्म करता है, जैसे डाइऑक्सीजन, ओजोन, सल्फर कुछ कंपाउंड फॉर्म करता है, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करता है। इन सभी कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, इनकी प्रिपरेशन, इनकी प्रॉपर्टीज, इनका स्ट्रक्चर। तब तक stay tuned with EduWalk Academy and also like the video, share the video and comment down in comment section.